Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to start with a new topic in the chapter Newton's laws of motion और आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, सो आज हम लोगों को यहाँ पर जो चर्चा करनी है वो है यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में. अब बेसिक आइडिया आप लोगों को पहले से ही समझाया जा चुका है, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर में भी पहले भी बात करी जा चुकी है रिलेटिव वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे. सो वही यहाँ पर फिर से चीजें आ रही है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो भैया देखो, हम लोग यदि बात करें तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये किसके बेसिस पर, किस पर डिपेंड करता है. तो भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर. डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये कि भैया ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा होकर चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, इस बात पर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं. अब ऑन द बेसिस ऑफ, जब मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी है, तो ऑब्जर्वर के बारे में हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि भैया ऑब्जर्वर जो है, ये जो हमारा ऑब्जर्वर है, हो सकता है कि वो या तो रेस्ट में हो या फिर हमारा ऑब्जर्वर मोशन में भी हो सकता है. यस और नो? पॉसिबिलिटी है कि भैया एक ऑब्जर्वर है खड़े होकर चीजों को देख रहा है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चलते चलते चीजों को देख रहा है. कैसे भी देख सकता है, जैसा मन में आए ऑब्जर्वर के वो वैसा कर सकता है. मैं बोला ये बात भी सही है. अब जब मोशन की हम लोग बात करते हैं तो मोशन में भी क्या होता है कि दो तरह की पॉसिबिलिटीज बन के आती हैं. कौन कौन सी? एक होती है कि भैया वो जो है आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चले. कैसे चले? कांस्टेंट वेलोसिटी से चले. और एक पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि वो वेरिएबल वेलोसिटी से चले. मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो. यहां पे ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर बोला है कि वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है. तो हमारे पास में ओवरऑल क्या है, ये इतनी पॉसिबिलिटीज हम लोग यहां पर सोच सकते हैं, या तो रेस्ट में या मोशन में. और मोशन में है भी तो वहां पे भी दो तरह के हैं, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी है या फिर वेरिएबल वेलोसिटी है. अच्छा, यहां पर मैं आपको एक चीज यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, वो ये है कि भैया देखो, या तो रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी में है, या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी है. तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा निकल के आता है कि भैया एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो. एक्सेलरेशन क्या है यहां पर, जीरो है. जबकि मेरे पास में वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है. मैं लिख देता हूं a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और यहां पर लिख देता हूं a इक्वल्स टू जीरो. एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है. तो अब यहां पर पूरी कहानी देखो, रेस्ट और मोशन से हम लोगों ने वेलोसिटी पे पहुंचे, और वेलोसिटी से हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी की बात करी, एक्सेलरेशन की, जिसके बारे में आप फैमिलियर हैं. तो मैंने बोला या तो एक्सेलरेशन जीरो है या एक्सेलरेशन नॉन जीरो है. इस बेसिस पर, अब ये नॉन जीरो है मतलब 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है. तो यहां से हमारे पास में पॉइंट निकल के आता है, ये वाला जो सेक्शन इधर में जहां पर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज जीरो, ये जो एक्सेलरेशन जीरो है इसे बोला जाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसे क्या बोला जाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है. और जहां पर मेरे पास बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, इसे बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसे क्या बोला जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, क्लियर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कब रहेगा, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब रहेगा जब आपका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन जीरो है. नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो, इनर्शियल एक्सेलरेशन जीरो. फिर से याद रखने के लिए, नॉन इनर्शियल कब होता है, जब आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर जहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या है, नॉन जीरो निकल के आता है. तो अब हम लोग इसको समझेंगे कैसे, इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो आपके लिफ्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं. कौन से क्वेश्चंस होते हैं, लिफ्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं. तो जरा ध्यान से समझते चलना. तो हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो हमारे पास में एक लिफ्ट है, हमारे पास में क्या है, एक लिफ्ट है, और इसके अंदर में एक m मास का ब्लॉक है, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है. यहां पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है जिसको मैं कुछ भी नाम देना चाहूं तो मैंने बोला ए नाम दे दिया. और यहां पर ये ग्राउंड के ऊपर में लिफ्ट खड़ी हुई है अभी इस समय, और यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है बी है. ठीक है,
ओके, और मैंने बोला कि भैया ये जो है ये स्टेशनरी लिफ्ट है। ये कैसी लिफ्ट है? स्टेशनरी लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट कैसी है? स्टेशनरी है। अब जरा हमको क्या करना है कि भैया यहां पर हमको बताना है कि ए भी एक तरह से ऑब्जर्वर है और बी भी एक तरह से ऑब्जर्वर है। एक व्यक्ति को मैंने लिफ्ट के अंदर में खड़ा कर दिया और एक व्यक्ति को मैंने क्या कर दिया? लिफ्ट के बाहर खड़ा कर दिया और दोनों को बोला कि चीजों को ऑब्जर्व करो। अब लिफ्ट को तो ऑब्जर्व करना नहीं है, हमको करना है सिर्फ इस एम मास के ब्लॉक को ऑब्जर्व करना है। तो अब आप सोचिए, जो व्यक्ति लिफ्ट के अंदर में बैठ के देख रहा है, मतलब इस ए के लिए यदि मैं बात करूं तो ए क्या देखेगा? ए देखेगा कि भैया ये एम मास का ब्लॉक है, इसका नीचे वेट लग रहा होगा W बराबर का mg, और बदले में लिफ्ट ने एक नॉर्मल रिएक्शन दे दी होगी n। तो यहां से हम पाएंगे कि n बराबर यहां पर W आएगा, तो W और नॉर्मल रिएक्शन mg आएगी। अच्छा, और B के लिए यदि मैं सोचता हूं सेम कहानी के लिए, तो सोचो बी को क्या देखने को मिलेगा? बी भी वही सेम चीजें देख पा रहा होगा। बी भी क्या कर रहा होगा? सेम चीजें देख पा रहा होगा। भैया देखो, एम मास का ब्लॉक है, नीचे W बराबर आपका mg वेट लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है और एक्सेलरेशन तो 0 है। तो भैया हमको कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? लिफ्ट चल ही नहीं रही है, लिफ्ट तो रुकी हुई है। लिफ्ट क्या है? रुकी हुई है। बात समझ में आ रही है? कहानी को समझिए। तो सर दोनों के ऑब्जर्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या दोनों के ऑब्जर्वेशन में कोई फर्क पड़ा? नथिंग एट ऑल, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मान के चलो ये जो स्टेशनरी लिफ्ट है, देखो यही सेम डायग्राम 2-3 बार बनवाऊंगा, तो जो मैं चीजें बोलते जा रहा हूं उनको आप साथ में नोट डाउन करते चलें, या फिर उन्हें समझने के पश्चात आप अपनी ओन लैंग्वेज में उन चीजों को लिख लें एक बार। हालांकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहां पर मैं क्या पॉइंट बोला? मैंने बोला भैया ए के लिए और बी के लिए जब लिफ्ट स्टेशनरी है तो उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम चीजें थी। ऑब्जर्वर देखो, ए वाला ऑब्जर्वर रेस्ट में था, उसको सेम चीजें दिखाई दे रही थी, बी वाला ऑब्जर्वर रेस्ट में था, उसको भी सेम चीजें दिखाई दे रही। दोनों ऑब्जर्वर रेस्ट में, उनको उनके देखने के नजरिए में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या होगा यदि ये लिफ्ट जो है वो चलने लग जाए? मतलब मैंने बोला ये, इसको मैं नंबर दे देता हूं केस नंबर 1। इसको क्या नंबर दे देता हूं? केस नंबर 1 दे देता हूं। अब केस नंबर 2 में मैंने क्या किया? वही मेरे पास में लिफ्ट है, ठीक है, लेकिन इस बार क्या है ना, लिफ्ट स्टेशनरी नहीं लेते हैं हम लोग। वही एम मास का ब्लॉक है यहां पे, छोड़ो इसी बना लेता हूं। ये एम मास का ब्लॉक, ये आपका व्यक्ति ए जो यहां पर खड़े होके देख रहा था, और यहां पर वो बी व्यक्ति जो बाहर से देख रहा है, ग्राउंड से खड़े होके। अब मैंने क्या बोला? लेट से लिफ्ट इज गोइंग अप, अप का एरो बनाया है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से यदि लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो अब आप चीजों को देखिए ए और बी के नजरिए से। तो देखो क्या होगा कि भैया देखो, जब भी आप ए के नजरिए से देखते हो तो ए के नजरिए से आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि भैया देखो क्या दिखाई देगा? एम मास, ये तो आपका mg नीचे लग ही रहा है, उसमें कोई शंका नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में यदि मैं बात करूं मास m की, तो ये चल रहा है कि रेस्ट पर है। तो आप बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू ए, एम मास का जो ब्लॉक है वो तो रेस्ट पर ही है। तो इस वाली सिचुएशन में और इस वाली सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। चीजों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। लिफ्ट स्टेशनरी थी, ए और बी के लिए चीजें सेम निकल के आई। अब लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर जा रही है, कोई जरूरी नहीं नीचे भी जा सकती है, जैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ए के लिए क्या एम के एफबीडी में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको तो अभी भी चीजें वैसी ही दिखाई दे रही हैं कि भैया उसके लिए यदि वो देखता है, यदि ए ने देखा इसको, तो उसको तो रेस्ट पे दिखाई देगा। क्यों? भैया देखो लिफ्ट चल रही है, मान के चलो लिफ्ट बंद है, ठीक है, मान के चलो लिफ्ट बंद है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहे, पूरी तरह से बंद है, आप कुछ फील ही नहीं कर पाओगे कि लिफ्ट चल रही है कि रुकी हुई है। दैट्स द ट्रू केस। यदि आप लिफ्ट में जाकर देखोगे, जो बंद वाली लिफ्ट होती है तो उसमें नहीं पता चलता है। हाँ, अब वो क्या है, जो कनेक्टिंग वायर जो होती है उनकी आवाज आती है तो उसकी वजह से पता चल जाता है कि लिफ्ट चल रही है, नहीं तो अदरवाइज पता भी नहीं चलता है। जो कुछ कुछ कंपनियों की अच्छी लिफ्ट आती है उसमें पता भी नहीं चलता है। कब पता चलता है? जब वो रुकने वाली होती है या जस्ट स्टार्ट होती है, वही दो जगह पे पता चलता है, बाकी पता नहीं चलता है। क्लियर है? ओके, तो भैया ये ए की कहानी हो गई। अब मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करना चाहता हूं, तो मैंने बोला यार बी के लिए कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। कैसे बनेगी कि भैया देखो, बी यदि अब इन चीजों को देखता है तो बी क्या देखेगा? बोलो बी क्या देखेगा? बी देखेगा कि एम मास का ऑब्जेक्ट है, नीचे वही mg लगा होगा,
नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है। लेकिन अब बी के लिए ये एम मास जो है वो चलते हुए नजर आएगा। बी क्या देखेगा, बी देखेगा कि एम मास का ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन वो एक्सेलरेशन नहीं दे पाएगा क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन क्या है, अभी भी 0 ही है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट जो है स्टेशनरी है, सॉरी लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। यदि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलती, लिफ्ट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलती तो मैं एक एक्सेलरेशन के बारे में सोचता, क्योंकि बाहर से देखने पर उसको लिफ्ट का मास का एक्सेलरेशन भी दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो मैं एक बार साइड हो जाता हूं जिससे आपको चीजों को एक क्या बोलते हैं 2 सेकंड का ये मिल जाएगा, आप इसको आराम से देख पाए होंगे। ये 2 केसेस मैंने यहां पर बात करी, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं ऐसा हो। तो फिर क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है केस नंबर 3 के अंदर में यदि मैं बात करता हूं कि भैया देखो ऐसा हो गया कि वही आपकी लिफ्ट है, ठीक है, ये आपका एम मास का ब्लॉक है, अंदर वाला व्यक्ति का नाम हम लोगों ने ए रखा था, ठीक है, और ये मेरे पास में यहां पर बाहर में एक व्यक्ति खड़ा है बी, और मैंने बोला कि लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सर जी अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको यहां पर ध्यान देना है। तो देखो यदि मैं ए के लिए सोचता हूं, किसके लिए सोचता हूं, ए के लिए, तो देखो अभी भी लिफ्ट, ब्लॉक और आदमी तीनों का एक्सेलरेशन क्या है, ए, क्योंकि पूरी लिफ्ट यदि ए से जा रही है तो उसके अंदर में उपस्थित व्यक्ति भी तो ऊपर ही जा रहा होगा। कितने से? सेम एक्सेलरेशन ए से ही यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो भैया देखो इन दोनों के लिए यदि मैं बात करता हूं तो दोनों के लिए चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। दोनों के लिए चीजें क्या हो गई, सेम हो गई। मतलब फॉर ए के लिए ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, और यदि रेस्ट पर है तो इसका एफबीडी यदि वो बनाने की कोशिश करेगा तो उसको तो सिर्फ एमजी और नॉर्मल रिएक्शन ही दिखाई देगी। लेकिन यही कहानी यदि हम बी से पूछें, यही कहानी यदि हम लोग बी से पूछें तो भैया देखो बी यहां पर जमीन पे खड़ा हुआ है, बी तो आपका क्या है, रेस्ट पर है। अब यहां पर यदि उससे पूछा जाए एम मास के ब्लॉक के लिए तो वो बोलेगा भैया देखो एमजी तो नीचे लग ही रहा है, लिफ्ट ने ऊपर की तरफ में नॉर्मल रिएक्शन दे दी क्योंकि कांटेक्ट है, लेकिन साथ ही साथ में ये जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो भैया ये बी के लिए एफबीडी यदि ऐसा बना तो बी वाला बोलेगा कि भैया एन माइनस का एम जी बराबर का एम ए, सो यहां से एन निकल के आएगा एम जी प्लस का एम ए। ये बात समझ में आई क्या? अब ये क्या है, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन बराबर, इट इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट ऑन द ब्लॉक। अब ये जो चीज होती है ना, ये जो एन हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं, ये होता है बेसिकली द वेट। ये क्या होता है, बेसिकली वेट होता है। तो सर इतनी देर से वेट क्या चल रहा था, इतनी देर से वेट तो W बराबर mg चल रहा था। सर यहां पर भी तो आप W बराबर mg लिख रहे हो, लेकिन ये बात ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा पॉइंट पकड़िए। पॉइंट ये है कि A के लिए वेट अभी भी mg ही है, लेकिन B के लिए ये वेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि यदि बाहर से देखे व्यक्ति के लिए, मतलब ये क्या है, एक तरह से मान लीजिए तो यहां पर हम लोग एक वो लगा दे, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस लगा दें, वो तुला लगा दे जिसपे उसकी रीडिंग आ रही हो, वेट वेइंग मशीन हम लोग यहां पर रख दें, और उस वेइंग मशीन पर यदि इस ब्लॉक को रखा हुआ है तो उसको उस वेइंग मशीन पे जो अब रीडिंग आएगी वो आएगी mg प्लस का ma आएगी। इसका मतलब क्या है, जब लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो उस समय आपको हैवी फील होगा। आपको कैसा फील होगा, हैवी फील होगा। मतलब जो ये व्यक्ति है ना उसको हैवी फील हो रहा होगा। मान के चलो उसका मास है 70 किलोग्राम, मास है कितना, 70 किलोग्राम का मास है, और मान के चलो 70 को ज्यादा ले लिया, मान चलो 50 किलो का मास का व्यक्ति है, और लिफ्ट आपकी यदि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो उसका जो रीडिंग आएगी वो आएगी कितनी, 50 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 5, कितना हो गया 500, और कितना हो गया ये 250, 750 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, पॉइंट क्लियर है। मतलब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन तो आपको हैवी फील हुआ। ऐसे ही
ऐसे ही सेम कहानी आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? मान के चलो केस नंबर 4, ये है आपके पास में लिफ्ट, यहां पर है वही एम मास का ब्लॉक, ये आपका व्यक्ति ठहरा ए, यहां पर ग्राउंड पे हम लोग कहानी की बात करते हैं। तो भैया ये यहां से बी से जब चीजों को देख रहे हैं, मैंने बोला इस बार लिफ्ट जो है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रही है, सॉरी नीचे जा रही है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ए को इधर बना रहा हूं क्योंकि यहां पे थोड़ी जगह कम रहेगी। तो देखो ये ए के लिए यदि मैं यहां पर सोचता हूं, कलर भी कैसे थोड़ा सा क्रॉसिंग में आ जाएगा। तो ए के लिए कहानी क्या है? ए के लिए कहानी में कोई परिवर्तन नहीं है, अभी भी mg है, नॉर्मल रिएक्शन है। और ए के लिए ये ब्लॉक अभी भी क्या है? रेस्ट पर है। मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? कौन सी वो मक्खी वाली मूवी क्या है? यदि आप देखोगे तो ये इसके लिए ये वाला ब्लॉक क्या है? रेस्ट पर ही है, इसको तो कोई कहानी में परिवर्तन ही नहीं नजर आ रहा है। तो भैया n बराबर अभी भी क्या है? mg है। मतलब यह है कि लिफ्ट के अंदर वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यदि मैं बात करता हूं लिफ्ट के बाहर उपस्थित व्यक्ति के लिए, जो कि बी है यहां पर हमारे केस में, वो उसके लिए यदि बात करते हैं तो वो देखेगा क्या कि भैया mg तो एक नीचे लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन ए एक्सेलरेशन नीचे भी है। तो अब आप लगाओगे कैसे? n बराबर mg प्लस का ma, सीधा लिख देता हूं। वैसे लिखना चाहिए था mg माइनस n बराबर ma, तो मैंने सीधा शॉर्ट करके सीधा लिख दिया है। अरे दोनों ही चीज में सेम कर दिया क्या मैंने? अबे दोनों में सेम कैसे आ गया ये? mg माइनस का n, सॉरी दोनों में ही सेम कैसे आ गया ये? mg, तो मैं लिखूंगा mg माइनस का n बराबर ma, सॉरी बेटा, तो ये आएगा n बराबर का mg माइनस का ma। इसका मतलब क्या है कि भैया यदि आप नीचे आ रहे हो a एक्सेलरेशन से, तो आपको जो वेट है वो हल्का नजर आएगा। क्या नजर आएगा? नजर आएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, मैं दीदी यहां पर जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि भैया बी के रिस्पेक्ट में चीजों को देखने पर और ए के रिस्पेक्ट में चीजों को देखने पर थोड़ा सा फर्क हो जाता है। उस फर्क को हम लोग कैसे ये करें, हम लोग कैसे बैलेंस करें चीजों को? सोचिए भाई, सोचने वाली बात है कि नहीं? मैं बोला यस, सोचने वाली बात है। तो हम लोग यहां पर लेके आते हैं कॉन्सेप्ट जिसे बोला जाता है शूडो फोर्स। जिसे क्या बोला जाता है? शूडो फोर्स बोलते हैं। ये शूडो फोर्स क्या है सर जी? ये शूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं तब यूज करते हैं। क्या करते हैं? तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि ये जो अब जैसे यहां पर हम लोग एक शूडो फोर्स की जो कल्पना कर रहे हैं, शूडो फोर्स कैसा फोर्स है कि जब आपके ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जर्वर जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर में बैठ के चीजों को देख रहा है या किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में से चीजों को देख रहा है, तो भैया उनको चीजों में जो डिफरेंस नजर आता है उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्लियर करने के लिए हम लोग एक शूडो फोर्स लगा देते हैं। और ये जो शूडो फोर्स लगता है उसकी कुछ कहानी होती है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स मैं पहले बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो क्या होता है, क्वेश्चन है कि वी फील हैवी इन लिफ्ट। बोलो हमने लिफ्ट में हैवी फील किया था। कब किया था? बोलो हमने लिफ्ट में हैवी कब फील किया था? जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी ए एक्सेलरेशन से, बराबर है। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं, वैसे देखा जाए तो एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। लेकिन क्या है, जब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो वो ऐसे नहीं पूछेगा। इसको जरा थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की मैं कोशिश करता हूं। वो ये है लिफ्ट मूविंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड। बोलो इसमें कोई परेशानी? सर इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक बार और हैवी फील होता है। कब? जब लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद डिक्रीजिंग स्पीड। इसको भी ध्यान रखना। देखो लिफ्ट नीचे आ रही है लेकिन स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। सवाल इस पे बनते हैं, ये तो हर किसी को याद रहता है। सवाल यदि एग्जामिनर बनाना चाहता है तो वो ऐसे लैंग्वेज को कंफ्यूज करेगा कि भैया एक लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी स्पीड पहले 5 मीटर प्रति सेकंड थी, बाद में 7 मीटर प्रति सेकंड हो रही है, तो बताओ
उसका अपरेंट वेट, जो बेसिकली क्या जो रीडिंग आ रही है वो क्या है, अपरेंट वेट है। एक्चुअल तो वेट सेम ही रहेगा, एक्चुअल वेट थोड़ी बदल जाएगा। ये सर ये अचानक से अपरेंट वेट वाला वर्ड आपने यूज कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। वेट, सिर्फ वेट बोला है तो वो एक्चुअल वेट की बात हो रही है, लेकिन अपरेंट वेट क्या होता है? अपरेंट वेट इज द आभासी, मतलब जो हमें ग्राउंड से देखने पर चीजें नजर आ रही हैं। तो ग्राउंड से देखने पे हमें क्या नजर आया था? ग्राउंड से देखने पर हमें नजर आया था कि n बराबर mg प्लस का ma हो गया था, मतलब उसका वेट बढ़ गया था। तो वो बढ़ा हुआ वेट अचानक से क्या कहां से आया? ऐसा थोड़ी कि उसने कुछ खाना ठूस लिया था उसकी वजह से आ गया, उसका वेट बढ़ गया। नहीं, वो लिफ्ट जो है वो पूरा का पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रहा था, ए एक्सेलरेशन के कारण, उसके कारण उसका वेट ज्यादा नजर आया, रीडिंग जो है वो ज्यादा आ रही है। अब कई लोग बोलेंगे सर यदि मैं अंदर बैठ के उस स्प्रिंग बैलेंस सॉरी वो जो क्या नाम है वेइंग स्केल लगाइए उस पर मैं रीडिंग देखूंगा तो क्या मुझे उसकी रीडिंग कौन सी दिखाई देगी, mg वाली या mg प्लस ma वाली? बेटा आप आंखों से देख रहे हो तो वो रीडिंग वो आई है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि रीडिंग आ चुकी है। लेकिन वो रीडिंग किसके लिए है? वो रीडिंग है ग्राउंड से बैठे हुए व्यक्ति को देखने के लिए। पर सर आप तो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, भैया आपकी आंखें दी है भगवान ने इसलिए आप वो रीडिंग को देख पा रहे हो, लेकिन वास्तविकता ये है यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए mg की ही रीडिंग है, पर उस पे वो रीडिंग छप के आ गई है। वो जो छपी हुई रीडिंग है वो किसके लिए है? जो ग्राउंड से बैठ के देख रहा है उसके लिए है वास्तविकता में। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके चलो हम लोग आगे पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? अब देखो बिल्कुल इसी के हिसाब से, वी फील लाइट इन लिफ्ट। हम लोगों को लिफ्ट में हल्का फील होता है। कब फील होता है? जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो भैया डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं? एक पॉइंट बन सकता है कि लिफ्ट मूविंग अप, यदि ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, मतलब लिखा जाएगा विद डिक्रीजिंग स्पीड। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर हम इतने इंटेलिजेंट तो है कि हम लोग बता देंगे। ओके कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देता हूं। और लिफ्ट मूविंग डाउन हो रही हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, तभी आपका एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है विद दिस। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट मैंने यहां पे आपको बताए। बेसिकली ये जो 4 पॉइंट है, हो सकता है कि इस पर सवाल डायरेक्टली बन जाए और नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, आपने कॉन्सेप्ट यहां पर सीख लिया है। ठीक है, अच्छा चलो जो मैं बात कर रहा था स्यूडो फोर्स की, उसकी कहानी हमारी रह गई है। बेसिकली स्यूडो फोर्स, किसकी बात चल रही है? स्यूडो फोर्स। सर कई लोग बोलेंगे सर शू बोल रहे हो, पी कहां से लगा दिया? तो पी साइलेंट है भैया स्यूडो का, थोड़ी इंग्लिश आती है हमें। ओके स्यूडो का पी साइलेंट है और ये स्यूडो फोर्स है। बेसिकली क्या है भैया? फोर्स तो है, इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? ये जो स्यूडो फोर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर ध्यान क्या रखना है कि भैया यदि मैं लिख रहा हूं स्यूडो फोर्स को, मोस्टली देखो हम लोग क्या करते हैं ऐसे एफ और स्यूडो नीचे लिख देता हूं, या फिर कई बार पी लिख के भी छोड़ देते हैं। तो ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिसमें वो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका एक्सेलरेशन होता है, वो होता है स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड। इस पे सवाल करवाऊंगा, अभी रुक जाओ, थोड़ा तसल्ली रखो, पहले थियरी थोड़ी थोड़ी तो पढ़ो, उसके बाद में आता है सवाल उठता है कि भैया इसकी डायरेक्शन किधर है। एक बात पूछी जाएगी भैया डायरेक्शन किधर है? जो स्यूडो फोर्स आप लगाओगे तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट। किस डायरेक्शन में लगता है स्यूडो फोर्स? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्रेम। डायरेक्शन ऑफ फ्रेम मतलब जो क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में आपका जो फ्रेम चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? इसका स्यूडो फोर्स। बेसिकली कह लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी लिखना चाहिए था, एक्सेलरेशन वर्ड भी लिखना चाहिए था, नहीं तो कई लोग है ना वो वेलोसिटी पे ही ले जाएंगे फिर। अच्छा हुआ याद आ गया मेरे को। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम मतलब फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट लगाना है।
फ्रेम का एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन लगानी है। एक और छोटा सा पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फोर्स है मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की आपको बात करनी होती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है मतलब ये लगता कहां पर है, तो भैया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है इसका सेंटर ऑफ मास। हालांकि आपने अभी ये सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ नहीं है तो इस पर चर्चा होगी भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। कहां लगता है? सेंटर ऑफ मास पर लगता है। कहां पर लगता है? सेंटर ऑफ मास पर लगता है। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड सवाल कैसे बनते, सवाल कैसे सॉल्व होंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो जरा फटाफट से यहां पे हमने क्या किया। देखो हम क्या करते हैं, सिंपल सा सवाल लेते हैं। हमारे पास में एक ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, 2 kg का ब्लॉक है। इस पर मैंने लगा दिया 20 न्यूटन का फोर्स। इस पर मैंने क्या लगा दिया? 20 न्यूटन का फोर्स। तो क्या होगा, ये चलेगा, कितने से चलेगा? तो ए एक्सेलरेशन से। वो ए कितना आएगा? 20/2 मतलब 10। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, और एक व्यक्ति यहां पर और है। वाह, क्या कार बनाई है मैंने। एक व्यक्ति यहां पर कार में भी है, और देखो ये व्यक्ति यहां से कार में से देख रहा है, और ये जो कार है ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है। इसका नाम है बी। तो मैंने पूछा है यहां पे सवाल, अरे यार बी, ओके बी में परेशानी होगी, काम करते हैं। ये ले लो चिंकी, ये ले लो मिंकी। ठीक है, अब सही है क्योंकि ब्लॉक की स्पेलिंग बी से चालू होती है ना, इसके लिए मैं बोला। तो क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू सिंकी एंड मिंकी। ओके, चलो कल बोल रहे होंगे सर कपिल शर्मा के बड़े फैन लग रहे हैं। अब क्या करें, जब 2 व्यक्ति लेने होते तो वही चिंकी मिंकी जल्दी याद आती है ना। चलो, अच्छा आपको बुरा लग रहा होगा तो आप 1 और 2 नंबर डाल लीजिए, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंने पूछा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 कितना है और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 कितना है। ठीक है, ये सवाल है। तो क्या है, थोड़ा सा हल्का फुल्का हंसी मजाक थोड़ा सा चलता रहता है तो आपको भी अच्छा फील होता है। अब देखो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं सवाल में क्या बोला, जो सी है, जो चिंकी है, वो क्या है, रेस्ट में है। अब उसके लिए यदि मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं, मतलब उसके लिए तो दिमाग लगाना ही नहीं है कि वो भैया वो तो रेस्ट पर है। वो कहां पर है? रेस्ट पर है। और रेस्ट पर है तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन बराबर फोर्स डिवाइडेड बाय मास। 20 न्यूटन का फोर्स लगाया 2 kg के ब्लॉक पे, तो आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1, या चिंकी जो भी आप कहना चाहो, उसके लिए तो यही कहानी आएगी। बेसिकली क्या है, ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो भैया देखो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। ऑब्जर्वर कहां पर है? ग्राउंड पर है, मतलब ये है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सवाल। ये काहे का सवाल है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमको ब्लॉक का? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। लेकिन जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं, मतलब इसके लिए जब मैं बात कर रहा हूं, तो देखो अब कहानी क्या होती है। अब ऐसा होता है कि भैया आपका जो 2 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर में 20 न्यूटन का, बराबर है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि इसका एक्सेलरेशन कितना आ चुका है, सॉल्व करके आप जानते हो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। लेकिन जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं, सर कैसे पता लगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? भैया देखो मिंकी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, गाड़ी चला रही है, और गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चल रही है। अच्छा, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी बोल सकता है 2 मीटर पर सेकंड, ये ऊपर का 2 हटा दो, कहानी में पूरा चेंज आ जाएगा और सवाल पूरा गलत करके आओगे। सर हम इतने बुद्धू तो नहीं है बेटा, मैंने अभी बोला है इसलिए आप बोलोगे ऐसा। यकीन मानिए यही सेम सवाल एग्जाम में पूछ लेने दो एग्जामिनर को, गलत 50% विद्यार्थी गलत कर देंगे। सर 50% क्यों बोल रहे हैं, ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे, कम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ज्यादा लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सच में प्रिपरेशन की है, उनका सवाल सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। भारत में 15 लाख विद्यार्थी नीट का पेपर जब देते हैं तो उसमें से हार्डली 2-3 लाख या 5 लाख मान लो सीरियस केस है, 5 लाख,
10 लाख तो बस फॉर्म भरने के लिए भर दिया है उन्होंने, ये ट्रू फैक्ट है, इसको नहीं बदला जा सकता। ज्यादा से ज्यादा 5 लाख विद्यार्थी सिंसियर होते हैं, बाकी वो 10 लाख कौन से होते हैं जिन्होंने साल भर बोर्ड के लिए घिसाई करी है, और उनको बोर्ड के परसेंटेज मिलने के बाद में इतना आनंद होता है कि पूछो ही मत। और करना क्या है, 90% आ गए, क्या करना चाहते, डॉक्टर बनना चाहते, लेकिन क्या वो नीट में नंबर अच्छे नहीं आए, बोर्ड में तो अच्छे आए मेरे भैया। बोर्ड के परसेंटेज को क्या करोगे अभी? What will you do with your board percentage marks? Nobody is going to ask your board percentage marks. Once you are entered in your medical college, nobody is going to ask you your 12 percentage, because there all your academics will be considered. इसीलिए इसको बोला जाता है मेडिकल एंट्रेंस, मतलब ये दरवाजा है। अब दरवाजा खोल के अब अंदर आप घुस गए, तो उसके बाद तुम कैसे हो वो इंपॉर्टेंट है। दरवाजे के बाहर जब तक तुम थे, क्या कर रहे थे, पतंग उड़ा रहे थे कि गिल्ली डंडा खेल रहे थे, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। पर दरवाजे में घुसने के पश्चात अब दरवाजा वही खोल पाएगा जो 720 में से अच्छा स्कोर लेके आएगा, ठीक है, उसी को दरवाजे की चाबी मिलेगी। और एक बार दरवाजे की चाबी आपके पास मिल गई है, मतलब उनके क्या बोलते हैं, समाज की नजरों में, या बोलो समाज की नजरों में तो काहे बोलो, कॉलेज वालों की नजरों में आप एक अच्छे होनहार विद्यार्थी हो। और यदि आप एक अच्छे होनहार विद्यार्थी हो तो आपके पुरानी गलतियों पे, पुराने पापों पे ताला डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है। ओके, अब पुराने पापों पे ही नहीं, पुराने पुण्यों पर भी, जो तुमने अच्छे काम किए भी होंगे पास्ट में, उनको भी कोई नहीं पूछने वाला है। आपकी नई शुरुआत होती है यहां से। कहां से? एक बार मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच गए वहां से। क्लियर है? ये कहानी है। ओके, चलो हम लोग बात कर रहे थे इस पे। तो अब मैंने क्या बताया कि भैया जब कभी भी हम लोग, अब यहां पे ध्यान से सुनना चीजों को जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब सवाल सॉल्व किया जाता है तो हमेशा आपको एक सूडो फोर्स लगाना होता है। देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सवाल सारे आसान ही होते हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारे सवाल आसान ही होते हैं, लेकिन जब आपको कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल सॉल्व करना पड़ जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक सूडो फोर्स के बारे में सोचते हैं। और ये जो सूडो फोर्स है वो कहां लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब सवाल सॉल्व किया जाता है तब एक सूडो फोर्स लगाया जाता है। और ये जो सूडो फोर्स लगता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम बराबर है, या एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलूं तो और ज्यादा उचित रहेगा। एक काम करो, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लो, नहीं तो क्या है ना, इसमें ना कई लोग है ना इसमें भी परेशान हो जाएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वर्ड यूज कर लो और ऐड कर लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नहीं तो क्या है ना इसमें भी है ना कंफ्यूज कर जाएंगे। सर यहां पे 10 वाला देखो, यहां का एक्सेलरेशन 10 है, यहां का 2 है, तो हम कौन सा वाला माने? तो भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से बैठ के ऑब्जर्वर चीजों को देख रहा है, तो भैया इसके बेसिस पर यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पर एक सूडो फोर्स लगेगा। उसकी डायरेक्शन किधर? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अपोजिट, मतलब आपको इस डायरेक्शन में लगाना है। तब इस डायरेक्शन में यदि आप लगाते हो तो भैया इसका मैग्नीट्यूड आएगा, फोर्स कितना आएगा? 2 इज द ऑब्जेक्ट का मास इनटू 2, मतलब 4 न्यूटन। तो अब आपका ये सवाल, जैसे ही आपने सूडो फोर्स डाल दिया, तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, बिफोर सूडो फोर्स, बिफोर सूडो फोर्स, बिफोर सूडो फोर्स आप कहां पर हो? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सवाल को सॉल्व कर रहे थे। अब एक बार यदि आपने आफ्टर सूडो फोर्स, आपने एक बार सूडो फोर्स जो है वो लगा दिया है, एक बार आपने सूडो फोर्स लगा दिया है, तो भैया अब ये आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा सवाल बन जाएगा। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसा सवाल बन गया तो आप लिखोगे, देखो कैसे, 20 माइनस का 4 बराबर 2 इंटू 10, अबे सब कुछ तो हो गया, सॉरी 2 इंटू ए। आप जानते हो कि ए 10 आया है, वही ए, अभी ये 10 तो पहले वाला था, अभी आपको ए ही निकालना है। कई लोग बोलेंगे सर फिर ए तो 10 आपने निकाल ही दिया था ना पहले, भैया वो 10 पहले वाला ही है, वो जो देख रहे थे। अभी तो एक्सेलरेशन इसके लिए देखना है ना, तो ये कितना आएगा? ए बराबर आएगा 20 में से 4 गए 16, 16/2, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया ये आएगा अब इसका एक्सेलरेशन। अब वैसे देखो,
अब इसको रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से जरा समझिए। रिलेटिव कितने लोगों को याद है? रिलेटिव के हिसाब से यदि मैं देखूं तो भैया देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20/2 मतलब 10 ये आपका आया ही हुआ है। यदि आप 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से आपकी कार चल रही है तो आपको ये कितना दिखाई देने वाला है? दो कम कर लो, 8 दिखाई देने वाला है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ये इतनी देर से कहानी जो बता रहा था वो सूडो फोर्स के लिए बता रहा था। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ऐसे सवाल यहां पर बनते हैं और ऐसे सवालों की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को एकदम से अच्छे से करना है। अब देखो, अब ये इधर जा रहा है 2 की जगह मैं उधर 2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? उसको और अलग नजर आएगा। बेसिकली देखो, यदि आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको सूडो फोर्स में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं, थोड़े से अच्छे वाले सवाल करते हैं। हमारे पास में क्या हो रहा है? ठीक है, हमारे पास में एक रस्सी है और इस रस्सी से एक आदमी लटका हुआ है। देखो, ये आदमी इस रस्सी से लटका हुआ है और इसका मास है 90 केजी। कितना मास है? 90 केजी लटका हुआ है। आपको बतानी है टेंशन कितनी है। ठीक है, एट रेस्ट है ये, मैन एट रेस्ट, मैन एट रेस्ट। तो बताओ टी कितना आएगा? कई लोग बोलेंगे सर क्या हलवा सवाल पूछ रहे हो। हम जानते हैं इसके लिए आप लगाओगे mg मतलब 90 × 10 मतलब 900, बैलेंस करेंगे तो टी बराबर आएगा 900 न्यूटन। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत पारी आपने खेली है यहां पर इस सवाल का आंसर देते हुए। लेकिन ये सवाल थोड़ी पूछा जाएगा, ये सवाल तो मैं पहले ही करवा दूंगा। आदमी लटकाया उसकी जगह मांस लटकाया था ना, वही सवाल है। तो सर क्यों बताए? Why are you asking this question? क्वेश्चन तो अभी असली शुरू होने वाला है। सवाल दुनिया क्या है? ठीक है, आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं, मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दी जाती है खड़ी हुई रस्सी पे चढ़ने की, वही रस्सी की ट्रेनिंग है। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पर मैं फिर से वही अपना आदमी बना लेता हूं। देखो ये आदमी ने रस्सी को पकड़ा हुआ है और ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आदमी अभी भी हैवी है, वही 90 केजी का ही आपका आदमी है। अब क्या होता है ना, ये रस्सी की एक खास बात है। क्या खास बात है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे रखी है। मतलब क्या है? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि भैया इससे ज्यादा यदि फोर्स आपने लगाया तो रस्सी आपकी टूट जाएगी। कितना? 2000 न्यूटन का। इसका मतलब यह है कि 200 किलो का एक आदमी इस पे लटका हुआ रह सकता है तो रस्सी नहीं टूटेगी, लेकिन 200 से थोड़ा ही ऊपर हुआ कि रस्सी टूट जाएगी। अब सवाल जो इसमें बनता है वो सवाल ये बनता है कि मान के चलो इफ मैन स्टार्ट्स मूविंग अप, मैन स्टार्ट्स मूविंग अप with acceleration a, then find a max, find a max, find a max for which string no tooting, string does not break, रस्सी टूटती नहीं है। ये सवाल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? बोलो क्या है? कुछ नहीं करना है आपको, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट बराबर एम ए वाला ही कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। देखो यदि ये आदमी लटका हुआ है सिर्फ फॉर मैन एट रेस्ट, फॉर मैन एट रेस्ट, तो भैया देखो क्या होगा, ये आदमी है आपका, तो इसके लिए आप लिखोगे क्या कि भैया इसका वेट आ रहा होगा W बराबर 900 बराबर। लेकिन ये ऊपर जाना चाहता है, ये ऊपर जाना चाहता है, बराबर है। तो रस्सी जो मैक्सिमम टेंशन सहन कर सकती है वो कितनी? 2000 न्यूटन की। कितने की? 2000 न्यूटन की। तो भैया देखो एफ नेट बराबर एम ए, तो भैया देखो 2000 तो है रस्सी की कैपेसिटी, माइनस में इसका वेट हटा दो, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब 90 इंटू ए मैक्सिमम। तो इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा सकता है, इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से वो ऊपर जा सकता है। तो ए मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 2000 माइनस का 900 डिवाइडेड बाई 90, 2000 में 900 के 1100 बटे 90, तो ये आ रहा है 110 डिवाइडेड बाई 9, मतलब 11-12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन कुछ तो भी यहां पर मिल रहा है। 90 20 9 2 18 12 2 0 9 1 2 0 9 2 18 12.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आंसर आएगा?
12.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आदमी ऊपर चढ़ सकता है। ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। आपको ऐसा सवाल, अब मैंने आदमी लटकाया 90 किलो का, वास्तविकता में हो सकता है आपको वो बंदर बंदर वाले सवाल देखने को मिलेंगे कि भैया बंदर लटक रहा है, बंदर चढ़ रहा है, ऐसे सवाल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग सवाल को। अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखो अब सवालों का लेवल देखिए थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 एक एक सवाल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, पुली को इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पे। मतलब क्या करेंगे, मैंने क्या लगा ली, एक पुली लगा ली। ठीक है, क्या ले ली, एक ले ली मैंने पुली। अब पुली है तो पुली के दो साइड से रस्सी आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो पुली के एक साइड से ये रस्सी आई, और ये जो रस्सी है ना, ये भाई साहब एक इससे जुड़ी हुई है। क्या है ये, एक ट्रॉली है। ये क्या है, एक ट्रॉली है। इस ट्रॉली के अंदर में वही एक, इस ट्रॉली का जो मास है वो है 10 kg, और आदमी अभी भी अपना कितने का ही है, आदमी अभी भी आपका 90 kg का ही है। ठीक है, अब इसका ये जो हाथ है, इस हाथ से ये वाली रस्सी यहां पर जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो अभी थोड़ी देर के लिए पहले सबको सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक है, तो सवाल में पहले पूछा क्या जा गया है, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये पहले पूछा गया। सिंपल पहले पूछ लेते हैं, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब क्या है, नेट फोर्स 0 है, मतलब सिस्टम रेस्ट पर है। सिंपल सी बात ये है। तो बताओ कैसे करोगे सर, ऐसा सवाल तो आपने करवाया नहीं। अरे भैया थोड़ा सा ध्यान दो, क्या चीजें होंगी, चीजों को ध्यान से पकड़िए जरा। बेसिकली हो क्या रहा है कि यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये है आपका टेंशन टी, क्योंकि देखो ये इसको खींच रहा है पकड़ के, और ये वाली भी तो रस्सी है यहां तक की, तो इसमें भी टेंशन कितना आएगा, टेंशन आएगा टी। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए चीजों को। यदि मैं इस आदमी का एफबीडी बनाता हूं, किसका एफबीडी बनाता हूं, आदमी का, तो देखो आदमी के एफबीडी में क्या चीजें आएंगी। तो आदमी के एफबीडी में चीजें कुछ इस प्रकार से आएंगी। देखो यहां पे ध्यान देखना, ये एफबीडी, यहीं से ये सवाल, अच्छे वाले सवाल चालू होते हैं। एक तो भैया उसका वेट आएगा W बराबर 900 kg, 900 न्यूटन, बराबर है। आदमी के इस हाथ में है रस्सी, मतलब इसका ये आएगा टेंशन, और यहां पर संपर्क हो रहा है, मतलब ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो इक्विलिब्रियम में मतलब रेस्ट में है, तो आपकी कहानी बन जाएगी किस प्रकार से, n प्लस का t बराबर 900। ओ माय गॉड सर, दो दो अननोन है और इक्वेशन तो एक ही आई है। तो भैया एक बात देखो, हम लोग एक और काम कर सकते हैं, बोलो कौन सा वाला काम कर सकते हैं, कि हम लोग इस पूरे को एक सिस्टम मान ले। तो कैसे, ये पूरा यदि मेरा एक ही सिस्टम होता, मतलब जो ट्रॉली और ये पूरा एक ही सिस्टम होता, तो क्या होता, ये एक ब्लॉक की तरह काम करता जो 100 kg का होता। ये कहां से आया, ध्यान से देखिए, मैंने बोला इफ मैन प्लस ट्रॉली इज अ सिस्टम, ये पूरा के पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो उस केस में क्या होता, नीचे आपका लग रहा होता था 1000, और ऊपर देखो एक रस्सी यहां से आ रही है टी, और एक रस्सी आदमी के भी हाथ से आ रही है टी, क्योंकि देखो ये पूरा एक सेक्शन बना दिया। तो 2t, तो आप लिखोगे 2t बराबर 1000, सो इट इंप्लाइज t बराबर 500 न्यूटन। ओ माय गॉड, अब देखो t बराबर आ गया, तो अब यहां से देखिए इट इंप्लाइज n बराबर कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है, 400 आ रही है, जबकि आदमी 90 किलो का है। देखिए सवाल के अंदर में परिवर्तन, जब यही आदमी सिर्फ ग्राउंड पे खड़ा होता, ये आदमी यदि ग्राउंड पे खड़ा होता, कोई रस्सी वस्सी नहीं पकड़ी होती, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना आता था, जितना वेट है उतना ही आता था। लेकिन जब ये आदमी ने इस एक हाथ से रस्सी को भी पकड़ा हुआ और ये ट्रॉली रस्सी से जुड़ी हुई है, तो अब देखो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ऐसे ही मैं देखो इसको ऐसे भी कर सकता हूं, यदि मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म का एफबीडी बनाऊं, ओनली प्लेटफॉर्म, तो देखो यहां से क्या सॉल्व हो सकता है, इसको देखिए। ओनली प्लेटफॉर्म का यदि आपने एफबीडी बनाया, तो भैया देखो यहां पर एक टेंशन आएगी टी, बराबर है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा प्लेटफॉर्म का वजन है 10 kg, मतलब आपका नीचे लग रहा होगा 100। एक और चीज यहां पर ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म पे आदमी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, यस और नो। तो इस केस में आएगा t बराबर n प्लस का 100। तो अब आप देखिए यहां पर एक और इक्वेशन आ रही है, लेकिन या तो इन दोनों से आप सॉल्व कर लीजिए, या जैसे चाहें आप वैसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कई लोग बोलेंगे सर ये तो खिचड़ी पका दी आपने,
कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। आपके दिमाग में आएगी यदि आपने सिर्फ आदमी का एफबीडी बनाया तो आप n+t बराबर 900 करके अटक गए, और यदि आपने सिर्फ प्लेटफॉर्म का बनाया तो t बराबर n+100 करके अटक गए। तो दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैं करता हूं n प्लस का t बराबर 900 और t बराबर का n प्लस का 100, इनको दोनों को सॉल्व करना है तो दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 2t बराबर का 1000 आएगा, तो वहीं से सॉल्व होके वही आ रहा है t बराबर 500 ही आएगा, और फिर पुट करके आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि यहां पर तीन चीजों का एफबीडी बनाना पॉसिबल है। तो कई बार क्या है कि पूरा सिस्टम को लेकर भी सॉल्व करना कारगर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल में अगला सवाल क्या है, पहले तो मैंने इसको रेस्ट पे रखा। अब ऐसा हो रहा है कि ये रस्सी को खींचे जा रहा है। अभी तो क्या है, उसने रस्सी को खींच रखा है कि भैया गिर नहीं जाए। सोचो यदि इसने रस्सी को छोड़ दिया तो ये इधर से रस्सी ऊपर जाएगी, ये पूरा प्लेटफॉर्म नीचे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? मैं बोला बिल्कुल सही बात है, और उस समय वो फ्री फॉल में होगा। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि वो रस्सी को खींचने लगे, क्या करने लगे, रस्सी को लगे खींचने, और सवाल को दोबारा बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कई लोग बोलेंगे सर है ना आप कंजूसी बहुत करने लग गए हो आजकल। ओके, मैं दोबारा बना लेता हूं। ऐसे क्या है ना, मेरे को ड्राइंग से थोड़ा सा डर लगता है। ये लो, ये आदमी रस्सी पकड़ के खींचे जा रहा है। अच्छा, ये आदमी वही 90 kg वाला ये आदमी। सेम सवाल को करवाने का रीजन क्या होता है, इससे ना आपको थोड़ा सा हेल्प मिलता है। ये ट्रॉली क्या है, 10 किलोग्राम की है। ओके, अब क्या हो रहा है, सवाल को सुनिए, सवाल लिख देता हूं। मैन इज पुलिंग स्ट्रिंग, आदमी रस्सी को खींच रहा है। ड्यू टू दिस whole system is moving up with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। सवाल फिर से वही है, फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन में पूछ लो क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब यह है कि पूरा जो सिस्टम है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, पूरा सिस्टम का मतलब ये है, देखो ये पूरा, ये वाला पूरा 2 से ऊपर जा रहा है। अब कैसे सॉल्व करोगे? सवाल आपके सामने। करने का तरीका ध्यान दीजिए, कैसे करें। मैंने बोला आपके पास में वही 2-3 सिचुएशन बन के आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आप बनाओ आदमी का एफबीडी, एक बनाओ आप पूरे सिस्टम का एफबीडी, और एक बनाओ प्लेटफॉर्म का एफबीडी। तो जो आपको उचित लगे। माना कि आपने सोचा कि पहले पूरे सिस्टम का बना लेते, क्योंकि उसने दिया है कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। तो भैया पूरा सिस्टम यदि मैं बनाता हूं तो इसके अंदर में आपका पूरा सिस्टम आ गया 90 प्लस का 10 kg का, बराबर है। तो नीचे लग रहा होगा आपका 100 मतलब 1000, बराबर है। सही बात है। अब देखो मैं सवाल कहां से सॉल्व कर रहा हूं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि देखो वही मैं बता रहा हूं, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सवालों को सॉल्व कीजिए। वो तो सूडो फोर्स वाला कभी कभी जरूरत पड़ती है, नहीं उससे दूर रहोगे तो ज्यादा ही अच्छा है। उससे सवाल आपके वैसे भी आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरा सिस्टम जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, और देखो यहां पर एक टेंशन टी है और एक आदमी के हाथ से भी निकली हुई टेंशन टी है, क्योंकि 2 रस्सी है ना भैया। तो अब बोलो, इससे तो आपका कुछ बचा ही नहीं सवाल में। 2t माइनस का 1000 बराबर 100 इंटू 2, तो भैया यहां से आ गया 2t बराबर कितना आएगा, ये 1200 आ गया। सो यहां पे टेंशन आ गई 600 न्यूटन। देखो अब पिछले वाले सवाल में और इस वाले सवाल में, पिछले सवाल में उसने सिर्फ खींच के बैलेंस करके रखा था, तो टेंशन आई थी 400 या 500 न्यूटन, कुछ तो भी नॉर्मल 400 आई थी, टेंशन 500 आई थी। लेकिन जब ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लग गया तो टेंशन कितनी हो गई, 600 न्यूटन की टेंशन हो गई। सवाल समझ में आया? ये अच्छे सवाल हैं, आपको मिल जाएंगे डीसी पांडे के अंदर में, बहुत भर भर के पड़े हैं ऐसे सवाल। बेसिक को एक बार पकड़ लीजिए, फिर से वही सवाल आपके रिपीट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बोला यार मैं क्यों बनाऊं पूरे सिस्टम का, मैं तो आदमी का बनाना चाहता हूं। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने आदमी का बनवाया, तो मैं बोला देखो चीजों को बस थोड़ा सा है ना ध्यान से बनाना, बस बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने आदमी का बनाया, तो आदमी का जब बनाओगे तो आदमी के एक हाथ से टेंशन जा रही है ऊपर, बिल्कुल सही बात है। आदमी पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही है, क्योंकि ये भैया ये नॉर्मल रिएक्शन देगा कि नहीं ऊपर की डायरेक्शन में,
नॉर्मल रिएक्शन क्या करती है, कंप्रेस करने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। तो ट्रॉली आदमी को दबाने की कोशिश करेगी तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग जाएगी। अच्छा, आदमी का खुद का वेट जो है वो 900 किलो का आदमी है, 900 न्यूटन का आदमी, वो तो नीचे लगेगा। अब देखिए, यदि मैं ग्राउंड पे बैठ के सवाल को सॉल्व कर रहा हूं तो आपका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर है कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। बोलो सही है कि नहीं? तो आप लिखोगे n प्लस टी माइनस 900 बराबर 90 इंटू 2। तो यहां पर आएगा कितना, n प्लस का t कितना आ गया, ऑलरेडी 600 आ गया तो डरने की जरूरत है ही नहीं। बोलो कितना आएगा यहां से, n बराबर आएगा 600 में से गए 300, अभी तो नेगेटिव आ गया क्या, सॉरी ये 900 माइनस है, 600 में से गए 900 तो माइनस 300 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 480 न्यूटन। इस बार नॉर्मल रिएक्शन आपकी बढ़ गई है, क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये आदमी रस्सी को खींच रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है, उसको हैवी फील होने लग गया है। उसको कैसा फील होने लग गया है, हैवी हैवी सा फील होने लग गया है। अब कई विद्यार्थी चाहते हैं कि सर जी प्लेटफॉर्म के बारे में भी कुछ कर दिया जाए, तो ये प्लेटफॉर्म बनाया, तो देखो ये प्लेटफॉर्म पे टेंशन है, एक रस्सी है बस प्लेटफॉर्म में, आदमी नीचे की तरफ यहां पर क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ट्रॉली का खुद का मास 10 केजी है तो नीचे की तरफ 100 न्यूटन लगेगा, और पूरा सिस्टम तो ऊपर ही जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बोलो इक्वेशन कैसे लगाओगे, बोलो फटाफट से यहां पर। तो यहां इक्वेशन लगेगी t माइनस का n माइनस का 100 बराबर 10 इंटू 2। क्लियर है? पुट द वैल्यू ऑफ t कितनी है, 600 माइनस n माइनस 100 बराबर 10 दूना 20। ओके, 600 में से 100 गए 500, 9 n उधर जाएगा, ये 20 इधर आएगा, तो n की वैल्यू आनी तो वही है 480। बस कैलकुलेट करके एक बार संतुष्टि का की प्राप्ति करी जा रही है, एंड नथिंग एल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोलो, सवाल का पैटर्न समझ में आया? ऐसे सवाल बनते हैं, ये ऐसे सवाल यहां पर बनते हैं। वो ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलो इसको थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते, तो क्या करते हैं कि आदमी के दोनों हाथ में रस्सी पकड़ा देते हैं और उसको खड़े कर देते हैं। देखो सवाल का लेवल है, सवाल देखने को मिलेंगे ये ऐसे वाले। क्या कर दिया, अब देखो क्या होता है ना, ये सारी चीजें ना बुकलेट के अंदर में डाल पाना अभी तो हमारे लिए थोड़ा सा, मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है। मैं बोला ना वो सब चीजें, पर इनको हाथों से मैं बहुत अच्छा बना लेता हूं काफी हद तक। कई लोग बोलोगे सर दोनों साइड से रोते हैं। वाओ, ये वही 10 केजी का प्लेटफॉर्म है, ये 90 किलो का आदमी है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो बताना है टेंशन और ये सब चीजें। क्लियर है? बाकी अगले सवाल में चाहूं तो मैं इसको एक्सेलरेशन में भी दे सकता हूं। देखो कॉन्सेप्ट वही है, जैसे पिछले किया था वैसे इस बार कर लीजिए। बोलो अब इस सवाल में क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, चीजें करिए फटाफट से। सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड द टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। 10 केजी 90 किलो का आदमी, कैसे होगा? वही चीजें पकड़िए। देखो यहां पर एक टेंशन टी आएगी, यहां पर एक टेंशन टी आएगी। अब आप कई लोग बोलेंगे सर यहां पर T1 T2 लेना चाहिए, लेकिन सवाल की जो ये होती है ना, वो ये जो पर्टिकुलर सवाल है, ये जो पर्टिकुलर सवाल है, इसमें क्या सिस्टम कनेक्टेड वाला सिस्टम है, पुली के बाद में रस्सी बदल नहीं रही। यहां पे क्या है, ये आदमी जो है ना इनको पकड़ के रखा है, ये आदमी क्या है इनको पकड़ के रखा है, ठीक है? तो ये दोनों एक ही रस्सी जैसा बिहेव करेंगी। मैं जानता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सर दो अलग अलग रस्सी तो टेंशन अलग अलग आएगी, लेकिन क्या है ना वो दोनों को सेम ही फोर्स से खींच रहा होगा, ऐसा नहीं। अब कल बोले सर हमारे तो दाएं हाथ में ज्यादा ताकत है, इससे ज्यादा खींचेंगे, बाएं हाथ में ताकत कम है, हो सकता है हमने सिर्फ पकड़ रखा हो। यदि हमने सिर्फ पकड़ रखा होता ना तो वो इससे खींचा तो क्या होता था, इससे तो खींचता ये ऊपर जाता, इससे तो वहीं रहता, तो ये प्लेटफॉर्म टेढ़ा हो जाता। तो हमारे जो सवाल बनते हैं उसमें प्लेटफॉर्म को टेढ़ा नहीं किया जाता है। मतलब हमारा लेवल, देखो इस बात को ध्यान से रखिए, मेडिकल एंट्रेंस का जो लेवल है उसमें यदि आप बोलोगे कि सर जेईई एडवांस का पेपर दे रहे हैं, भैया हम तो नीट के लिए पढ़ा रहे हैं, अब जेईई एडवांस के पेपर में हो सकता है वो बोले कि भैया उसके दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत है तो वो इतने फोर्स से दाहिने वाले को खींच रहा है। अब यहाँ पे फिर से सवाल उठ जाएगा कि ये हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है कि पीठ करके खड़ा है कि नहीं? तो फिर दाहिना हाथ भी तो पकड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है जो भी है, फिर उसके बाद में बताओ कितना उसने खींच लिया, तो रस्सी इतनी खिंच गई, तो बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आया। सवाल बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, बट ये सॉल्व करने में टाइम जाएगा, सॉल्व करने में क्या होगा, टाइम जाएगा। श्योर है?
तो वैसे सवाल आपको पूछेंगे भी नहीं, वो जेईई एडवांस के लिए रखे हुए हैं, वो उनको ही डील करने दीजिए, ठीक है। हम लोग अपने मेडिकल वाले सवालों को देखते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा एफबीडी बना सकता हूं। एक तो मेरे को एफबीडी अच्छा लग रहा है किसका, प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म का एफबीडी क्या बोलता है, प्लेटफॉर्म के चलो प्लेटफॉर्म का एफबीडी से शुरुआत करते हैं, हर बार सिस्टम से कर रहे हैं, इस बार प्लेटफॉर्म से कर लेते हैं। तो भैया प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, ये ठहरा आपका प्लेटफॉर्म 10 केजी का, बराबर है। इस पे आदमी ने नॉर्मल रिएक्शन लगाई n, सही है, नीचे की तरफ, ओके। और इसका खुद का वेट आ गया नीचे 100। और देखो इसमें से 4 रस्सी भी तो लटक रही, 4 नहीं 1 2 दो ही लटक रही है यार, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ध्यान दीजिए, 2 ही रस्सी है प्लेटफॉर्म पे, तो एक इधर में लगा दी टी, एक इधर में लगा दी टी। बोलो बैलेंसिंग के केस में क्या आ जाएगा, टी और टी, 2t बराबर n प्लस का 100, कोई फायदा नहीं हुआ, इक्वेशन जाके अटका दी। इसलिए हमेशा देखो सिस्टम का जब बना लेते हो तो ज्यादा आसान होता है। पूरे सिस्टम का बना लो, आदमी और इसको एक सिस्टम मान के। तो देखो आदमी और इसको जब सिस्टम माना जाएगा तो ये बनेगा एक पूरा सिस्टम। तो इस सिस्टम के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये सिस्टम हो गया कितने केजी का, यहां से देखो ये सिस्टम कितने केजी का हो गया सर, है ना, बार बार मिटा मत दिया करो। देखो ये 90 केजी का आदमी और प्लस 10 केजी का प्लेटफॉर्म, तो टोटल हो गया 100 केजी, ओके। देखो इस पहली रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी और चौथी रस्सी, 4 रस्सी और ये, तो इसका वेट आएगा कितना 1000 और ऊपर कितना आएगा 4t। तो भैया देखो 4t बराबर आ गया 1000, तो इट इंप्लाइज t बराबर आ गया कितना 250 न्यूटन। कितना आ गया 250 न्यूटन, यहां पर आपके सामने आ चुका है। कुछ और रह तो नहीं गया, पूरा सिस्टम का लिया है मैंने, नहीं कुछ नहीं रहा। अब कौन रह गया, एक आदमी और रह गया है, उसको भी उठाओ पकड़ो और सॉल्व करो। तो भैया आदमी का जब आप देख रहे होंगे तो आदमी की कहानी कुछ इस प्रकार से होगी, इसका वेट आएगा नीचे कितना 900, ओके। आदमी के एक हाथ से रस्सी इधर, एक हाथ से रस्सी इधर, तो इधर में आएगा टेंशन टी, इधर में आएगा टेंशन टी। और दूसरा और क्या रह गया, प्लेटफॉर्म जो है वो इस पर देगा नॉर्मल रिएक्शन n। तो आप लिखोगे क्या 2t प्लस का n बराबर 900, ठीक है। तो t आपको 250 मालूम है, तो 2t कितना आएगा 500 प्लस का n बराबर 900। तो यहां से देखिए नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी 400। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू उठा के यहां डाल दोगे तो 400 और 500, 2t बराबर 500, तो t बराबर 250। मतलब हम अलग अलग तरीके से इन सवालों को कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे हम लोग सवालों को मोड़ सकते हैं। अब मैं चाहूं तो इसमें अगला सवाल मैं क्या बोल दूंगा, यदि मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन डाल दो। सवाल जैसा मैंने पहला किया है, पहला सवाल जो किया है वही सही सवाल है, सवाल में कोई अंतर नहीं होगा। बट हाँ डेटा बदल रहा है तो चीजें फिर बदलेंगी। फिर मैंने क्या कर दिया, जैसे इस पूरे का सिस्टम का एक्सेलरेशन दे देता 2, मान के चलो। तो क्या कर रहे होते थे भैया, देखो ये पूरा सिस्टम है तो इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बैलेंसिंग नहीं करके हम लोग क्या कर रहे थे 2t माइनस n माइनस 100, 2t माइनस n माइनस 100 बराबर 10 इंटू 2, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या होती, ये 4t बराबर 1000 नहीं, 4t माइनस 1000 बराबर 100 इंटू 2। और इसमें क्या लिख देते थे 2t प्लस n माइनस 900 बराबर 90 इंटू 2। ये इक्वेशन बन जाती थी, सॉल्व कर लेते थे, हमारे पास में क्या आ जाते थे, आंसर्स आ जाते थे। तो ये है आपके स्यूडो फोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, हम लोगों ने स्यूडो फोर्स कवर किया यहां पर, जिसकी जरूरत थी। और ये जो सवाल हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे जहां पे रस्सी टूट सकती है वगैरह। तो जो मैंने सवाल ऊपर जाने के लिए करवाए वही सवाल नीचे जाने के लिए भी करवा सकते हैं। आदमी ऊपर ही जाए, कोई जरूरी है कि नीचे भी तो जा सकता है। भैया किसी किसी की इच्छा होती है कि नीचे जाना है उसको खड्डे में, हम तो हमेशा चाहते हैं कि सबका भला हो, सबको ऊपर लेके जाए, इतना भी ऊपर नहीं, ठीक है, नहीं तो कई लोग सीधा आगे तक पहुंच जाते हैं। चलो, तो आज की वैसे भी समय सीमा तो अपनी समाप्त हो चुकी है, तो हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा अपनी भावनाओं पे, और हम लोगों को अपने लेक्चर को आज यहां पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे लगे होंगे जिनको सर के ऊपर से गया, सर के ऊपर से गया, सर के ऊपर से गया, सर के ऊपर से गया। अरे भैया सर के ऊपर से नहीं गया, कुछ सर के ऊपर से नहीं गया, एफ नेट बराबर एम ए का ही कॉन्सेप्ट है, वही आप फोर्सेज लगा रहे हो, बस सवालों की थोड़ी सी वैरायटी बदल गई है। थोड़ी सी क्या हो गई है, वैरायटी बदल गई है। लिफ्ट वाले जो सवाल है वैसे ही सेम सवाल होंगे, बिल्कुल देखो वैसे ही सवाल है। जैसे मैं मान चलो एक आधा सवाल लिफ्ट के लिए भी बोल दूं आपसे कि भैया देखो ये लिफ्ट है,
ठीक है। ये यहां पर एक आदमी है, मान लीजिए 60 केजी का आदमी है, ये लिफ्ट जा रही है ऊपर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, और इसको मैंने खड़ा कर दिया है वेइंग मशीन पे। इसको कहां पे खड़ा कर दिया है? वेइंग मशीन पे। इसको उठाओ, पहले बढ़ाओ, वापस से बनाओ। देखो ये है आपकी लिफ्ट, ठीक है। इसके अंदर में रख दी ये वेइंग मशीन, ओके। यहां पर खड़ा कर दिया एक आदमी जिसका मास है मान के चलो 50 केजी। कह लो कि पिछली बार कितना लिया था मैंने थोड़ी देर पहले, अब जो भी लिया होगा छोड़ो यार। ये 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। सवाल ये है व्हाट इज रीडिंग। अब देखो सवाल ध्यान से सुनो। एक सवाल मैंने पूछा व्हाट इज रीडिंग इन वेइंग मशीन, क्वेश्चन नंबर 1, यही सवाल है। बोलो कैसे करना है आपको, क्या होगा? वेइंग मशीन में जो रीडिंग आती है वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन है। वेट की जो रीडिंग आपको लिखनी होती है, वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है बेसिकली वो क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो आप बोलोगे भैया नीचे लग गया 500, ऊपर लग गया नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर आ गया ये क्या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। तो आप लिखोगे क्या? n माइनस का 500 बराबर 2 इंटू 50। तो यहां से आएगा n बराबर कितना आ गया? 500 50 200 600 न्यूटन। तो भैया रीडिंग आएगी 600 न्यूटन की रीडिंग आएगी किसके अंदर में? वेइंग मशीन के अंदर में। अब देखो वेइंग मशीन जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है उसमें क्या होता है? न्यूटन में आंसर्स होते हैं। हमें जो आंसर मिलते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन में आंसर्स होते हैं। लेकिन 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 हमको जो दिखता है, हम लोगों को तो किलोग्राम में दिखता है, तो वो क्या एडजस्टेड होता है सब कुछ, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज में इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखो क्या है। फिर से देखता हूं, फिर से देखो, थोड़ा सा ही और पढ़ा लेता हूं 5-10 मिनट। वैसे बेसिकली क्या है, ये आपके पास में एकदम ये ले, इसको हटाओ वेइंग मशीन को। वेइंग मशीन की तो रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। जैसे ये आदमी है, ठीक है, तो इसका मास m है, इस पर नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये लिफ्ट जा रही है a एक्सेलरेशन से, बराबर है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होता है, चीजों को देखिए। n बराबर आता है mg प्लस का ma यदि लिफ्ट जा रही है ऊपर, बराबर है, मतलब सही बात है। तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सर जी फिर आप बताना क्या चाहते हो? बताना मैं ये चाहता हूं कि मान के चलो, ये तो ऊपर वाला केस हो गया, लेकिन लिफ्ट यदि नीचे जाए, लिफ्ट मान के चलो आपकी जा रही है नीचे ए एक्सेलरेशन से, बराबर है, तो यहां पर क्या होगा? एन नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी वो आएगी mg माइनस का ma। आपको हल्का हल्का फील होने लग गया, मैं बोला सही बात है। लेकिन यदि यहां पर एक कंडीशन आती है कि भैया इफ a बराबर g हो जाए, मतलब जो लिफ्ट का आने का नीचे का एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाए, तो यहां पर आप पाओगे कि n बराबर आ गया 0। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई? 0 हो गया। मतलब क्या हो गया कि आपका और लिफ्ट का कांटेक्ट छूट जाएगा। तो ये सवाल बन सकता है, एट व्हाट पॉइंट द कांटेक्ट ऑफ लिफ्ट एंड मैन गेट्स ब्रोकन डाउन। तो जहां पर a बराबर g होगा, मतलब आप वेटलेसनेस, आप यू आर फॉलिंग फ्रीली। अब आप फ्रीली फॉल कर रहे हो लिफ्ट में, मतलब आपका और लिफ्ट का जो सरफेस है उसका कांटेक्ट छूट गया। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए महानुभाव? यदि ऐसा हो जाए कि a इज ग्रेटर देन g, यदि a की वैल्यू g से क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, तो आपके पास में n जो है वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देखो mg माइनस का ma करो, ठीक है। मान के चलो 50 केजी का आदमी, मान के चलो m बराबर 50 केजी और a बराबर मान लीजिए 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। देखो तो n बराबर कितना आएगा यहां पे? यह आएगा 500 माइनस 50 इंटू 12 से 600। तो n का आंसर आ गया माइनस का 100। ओ माय गॉड, ये माइनस का 100 आ गया, जबकि हम तो नॉर्मल रिएक्शन पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे थे। इसका मतलब ये कांटेक्ट तो आपका छूट ही चुका है, वो तो पहले ही छोड़ दिया आपने। कहां पर? a बराबर g पर। अब ये है कि आपकी मुंडी जाके ऊपर धाड़, इसलिए लिफ्ट इतने फास्ट नहीं चलती हैं, इसलिए लिफ्ट इतने फास्ट नहीं चलती हैं। लिफ्ट का जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो g के बराबर वो भी नहीं रखा जाता है, वो भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि उस समय आपका जो है वो ग्राउंड से कांटेक्ट छूटने लगता है। तो हमेशा लिफ्ट का जो फंक्शन है उसमें जो मोटर लगाई जाती है, वो पावर के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे वर्क एनर्जी पावर में तब आएगा, तो उसकी जो पावर है वो कुछ इस प्रकार से रखी जाती है कि उसमें उसके द्वारा प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन, उसके द्वारा प्रोड्यूस एक्सेलरेशन हमेशा जी से क्या हो? छोटा हो। ये अपना डे टू डे लाइफ में फिजिक्स का थोड़ा सा
प्रयोग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बार बार ऐसे और छोटे छोटे टॉपिक पे घुसता चला जाऊंगा तो फिर और लंबी कहानी खिंच जाएगी। अब ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अभी मैं रुक रहा हूं। ठीक है, अब मैं ईमानदारी से रुक रहा हूं, लेकिन रुकने से पहले एक बार और फिर से वही चीजें, वो कहानी क्या है कि हम लोगों ने आज की कहानी कहां से शुरू की थी, हम लोगों ने, अरे यार मैं कहानी कहां से शुरू की थी आज की, कहानी हम लोगों ने शुरू की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है भैया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंडेंस होता है। ऑब्जर्वर या तो रेस्ट पे हो सकता है या मोशन में हो सकता है। मोशन में भी दो तरह की, कांस्टेंट वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ऑब्जर्वर देख रहा होता है चीजों को तो उसका मतलब होता है कि वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। और वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। नॉन एक्सेलरेशन नॉन जीरो मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये लिफ्ट से रिलेटेड ये सवाल होते हैं यहाँ पर कि भैया देखो ये लिफ्ट लगाई, स्टेशनरी लिफ्ट में बाहर और अंदर दोनों व्यक्ति के लिए W बराबर mg ही आ रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन सेम आ रही है। लिफ्ट यदि गोइंग विद अप विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन नहीं है अभी भी। लेकिन जब हमारा एक्सेलरेशन लग जाता है तो भैया ये जो नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा है n बराबर mg प्लस का ma, दिस इज कॉल्ड एज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन ऑल्सो। इसका हम लोग वेइंग मशीन की रीडिंग भी कहते हैं। लेकिन लिफ्ट नीचे जा रही है तो n बराबर mg माइनस का ma आता है, बराबर है। तो ये किसके लिए, ये ग्राउंड से जो व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है उसके लिए कहानी बन रही है, बराबर है, श्योर है। वही आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग होती है। लेकिन जो अंदर वाला व्यक्ति उसको कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब ये जो है ये चीजों को गलत ऑब्जर्व करेगा, और ये चीजों को गलत ऑब्जर्व करेगा तो इसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूडो फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो सूडो फोर्स है उससे पहले हम लोगों ने बोला लिफ्ट में हल्का कब फील होता है और भारी कब फील होता है। भारी और हल्का कब फील होता है ये इसमें पॉइंट लिखा हुआ है। लिफ्ट ऊपर जाती है तो हैवी और नीचे जाती है तो हल्का फील होता है। सूडो फोर्स की बात करी, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लगता कहां पर है, सेंटर ऑफ मास की, जिसकी चर्चा हम लोगों को नहीं करनी है। इस पे मैंने एक सवाल करा, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू C एंड M। तो हमने देखा ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन आपको सीधा सीधा 10 मिल रहा था। लेकिन यदि मैं गाड़ी में खड़े हुए व्यक्ति के लिए मैं इसकी बात करता हूं तो भैया देखो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी हो गई। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सवाल को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक सूडो फोर्स यहां पर लगा दिया है। और इस सूडो फोर्स के कारण अब ये जो A आएगा, अब ये वाला ये जो 10 पहले मिला था वो 10 अब नहीं मिलेगा। ये हम लोगों ने सीधा सीधा काट दिया सॉल्व करके। A की जो नई वैल्यू आई वो 8 आई, जो कि पहले की तुलना में कम है। वो ये काम तो मैं रिलेटिव वेलोसिटी से भी कर सकता था, लेकिन क्या है आगे चल के सवालों में कई जगह हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम लोग यहां पर इसको सीख लेते हैं। फिर हम लोगों ने ये सवाल किए 2-4 रस्सी वस्सी वाले। फिर मैंने बोला ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का एक कॉन्सेप्ट, भैया ये वो स्ट्रेंथ होती है जहां पर रस्सी टूटती है। तो सवाल पूछता है कि भैया आदमी यदि ऊपर चढ़ रहा है ए एक्सेलरेशन से तो बताओ वो कितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ऐसे ही सेम सवाल नीचे के लिए भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, भैया नीचे आ रहा है तो नीचे वाला लगाएंगे, तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर ये ट्रॉली वॉली वाले जो सवाल करवाए 2-4 अच्छे अच्छे से सवाल हैं ये सब। और लास्ट में हम लोगों ने लिफ्ट में ये वाली कहानी बताई कि भैया लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो लिफ्ट से आदमी का कांटेक्ट छूट जाएगा। और यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन उससे ज्यादा होगा तो आपकी मुंडी ऊपर जाके सर आपका धड़ाम से टकराएगा, एक मस्त प्यारी सी आवाज आएगी, उसके बाद आपकी आंखों से गंगा जमुना बहेगी, आंसुओं की धाराएं भी बह सकती हैं। इसी के साथ में अपने आज के इस सेशन को हम लोगों को यहां पर समाप्त करना है। मुलाकात फिर से करी जाएगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। तब तक के लिए